डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय कुमार तिवारी और आपको आज 10th यूपी बोर्ड के मैथ का पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.2 को आज हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने से पहले हम लोगों को एक महत्वपूर्ण प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ना होगा। तो हम आपको सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताने जा रहे हैं। इसको आप जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो प्रश्नावली 1.2 आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखें, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे कार्ल फ्रेडरिक गास, जिनको नॉर्मली हम लोग गास के नाम से जानते हैं। 12 में जब आप लोग जाएंगे तो 12 के फिजिक्स में गास थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि कार्ल फ्रेडरिक गास यूक्लिड के बाद, यूक्लिड ने अपना यूक्लिड एल्गोरिथ्म दिया था और यूक्लिड एल्गोरिथ्म के बाद, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, यूक्लिड एल्गोरिथ्म हुआ था। और यूक्लिड एल्गोरिथ्म के बाद हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को कार्ल फ्रेडरिक गास ने दिया था। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कार्ल फ्रेडरिक गास ने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम था डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी। डिस्क्विशंस सामने है, डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी। तो इस पुस्तक में इन्होंने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का वर्णन किया है। और हम आपको बता दें, इसीलिए फ्रेडरिक गास को गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। कार्ल फ्रेडरिक गास को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इसी श्रेणी में आर्किमिडीज भी आते हैं और न्यूटन भी आते हैं। तो हम आपको अब बतलाने चाह रहे हैं कि कार्ल फ्रेडरिक गास ने अपनी पुस्तक डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी के अंतर्गत अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया था। और अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, इसको आप सभी लोग ध्यान से देखें। देखो बेटा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ध्यान से समझिए। क्या प्रत्येक भाज्य संख्या, आपको मालूम होना चाहिए कि भाज्य संख्या वह है जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। वह संख्या जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंडन, ये जो गुणनखंडन होगा, यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, इनका क्रम जो अभाज्य गुणनखंड का जो क्रम है, यह क्रम आगे पीछे हो सकता है। अभाज्य गुणनखंडों का जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, और इस क्रम में यह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ये कि यह गुणनखंड कुछ और नहीं हो सकता, ये जो गुणनखंड होगा वही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 135 लेते हैं, सपोज कीजिए 135 है, तो 135 ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें किसी न किसी संख्या से भाग जरूर चला जाएगा। तो देखते हैं किससे भाग जाएगा, बताइए ये किससे इसमें भाग जाएगा? सबसे पहले 3 से भाग जाएगा, 5 से डिवाइड होगा ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? 7 बार जाएगा। और 5 से डिवाइड नहीं होगा, 27 हो जाएगा। चलिए पहले आप 3 से ही डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड कर लिए तो क्या होगा बताइए? 45 हो गया। अब जो है फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा? फिर 3 से डिवाइड होगा, तो क्या हो गया? ये 5 हो गया। अगर फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो गया। अब समझिए आप, ये जो 135 है, 135 यह भाज्य संख्या है, ठीक है, यह भाज्य संख्या है। और इसको अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जरा देखिए, अभाज्य संख्या 3 है और 5 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं और इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये समझो बेटा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यहां पर भाज्य संख्या 135 है, और प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल देखिए क्या है, तो ये है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यही कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल या गुणनखंड भी कह सकते हैं कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इस 5 को हम चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, और 3 टू दी पावर 3 को चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं। और इस पूरे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसका दूसरा फैक्टर कर सके। यानी 135 का जो फैक्टर हम कर रहे हैं, जो फैक्टर आप कर रहे हैं, वही फैक्टर दुनिया के सभी लोग करेंगे। इसलिए इस फैक्टर को कहा जाता है कि ये अद्वितीय होता है, इसके जैसा कोई दूसरा खंडन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ये आप समझ गए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। क्लियर हो गया ना। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 1.2। सभी लोग बुक खोलें और प्रश्नावली 1.2 को लिखें। इसको इरेज कर देना। चलिए प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2
1.2। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन बुक में देखो बेटा, बुक में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है 140। तो 140 जो है ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए इसके लिए हम इधर रफ वर्क करेंगे, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में बताया है, रफ वर्क करेंगे। और ये है 140। एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले डिवाइड करने का काम जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे करते हैं। देखते हैं कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिससे डिवाइड हो जाए। अब बताइए ये किस संख्या से डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब बताइए फिर किससे डिवाइड होगा? फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से हम डिवाइड करें तो क्या होगा बेटा? 35 हो जाएगा। अब बताइए किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, 7 आएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 140 जो है यह एक भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखें तो 2 × 2 × 5 × 7 हो गया। अब इसको अगर कोई संख्या एक ही संख्या अगर रिपीट होती है तो उसको पावर के रूप में हम लिख लेते हैं। तो 2 × 2 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू लिख देंगे 5 × 7। तो ये रहा 140 भाज्य संख्या और इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में हमने लिख लिया। अब इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है आप बुक में देख रहे हैं 156 दिया हुआ है। सेकंड में 156 का फैक्टर करना है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है और थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3825 और फिर इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 5005 और फिर इसका जो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है वो है 7429। तो अब इसी तरह से इन सब का फैक्टर करना है। आप लोग कर लेंगे? यस सर। आप लोग करके आइएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। क्या प्रॉब्लम है? क्या चीज? हाँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप जो है पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो रही है, उसका जवाब आपको मिलेगा कमेंट में। ठीक है? तो वैसे आप चाहे तो कर सकते हैं, ये कोई बहुत टफ नहीं है, इसको आप लोग कीजिएगा। और नहीं आता है तो सही बात है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और एक चीज बता दें, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है। लेकिन केवल एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। लेकिन ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये जो अंक गणित का आधारभूत सिद्धांत है, इसकी सहायता से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और एक चीज हम आपको एक फार्मूला हम यहां से बता दें जिसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई नंबर p है, कोई नंबर p है और कोई दूसरा नंबर q है और इन दोनों का एलसीएम मिला है और फिर इसका एचसीएफ आपको फाइंड है। तो याद रख रहिएगा
अगर दो संख्याएं आपको मालूम है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रख कर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, नीचे युग्म दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसी फार्मूले को कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वह 26 और 91 दिया हुआ है। तो ध्यान पूर्वक देखें, तो सबसे पहले हम लोगों को इनका फैक्टर करना होगा, ठीक है बेटा। 26 का फैक्टर हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए। 26 का फैक्टर आप करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। फिर 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो अगर 13 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 26 का फैक्टर हम करेंगे तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा 2 into 13। और फिर हम 91 का फैक्टर करेंगे ऐसे ही। चलिए 91 का फैक्टर हम करते हैं और देखते हैं 91 का फैक्टर क्या होगा। 91 का फैक्टर क्या होगा, किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, कितना आएगा 13 आएगा। फिर 13 से डिवाइड कर दीजिए 1 आ जाएगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा 7 into 13 होगा। दो चीजें हम आपको बता दें, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होता है। अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ नहीं निकालना है, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंक गणित के आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत प्रमेय से सॉल्व करना है। तो जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, और जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं, तो वो एलसीएम हो जाता है। तो अब देखेंगे कि इसमें एचसीएफ क्या है। एचसीएफ देखो बेटा, ये बताइए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। 13 ऐसा है जो पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो जानते हैं जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन नहीं है तो 2 को ले लेंगे, 7 भी कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं होता है उसको तो लेते ही हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। 13 कॉमन है, हम 13 ले लेंगे। और इस प्रकार देखें 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, और ये हो गया 13। मल्टीप्लाई कीजिए 14 और 13 का 182 आ गया। ध्यान दीजिए आप, तो ये एलसीएम रहा, ठीक ना। एचसीएफ जो था 13 था और एलसीएम जो था 182, सही है बेटा ना। अच्छा अब देखिए, अब इस फार्मूले का सत्यापन करना है। पी जो है पहली संख्या है, क्यू दूसरी संख्या है, एलसीएम दोनों संख्याओं का है और एचसीएफ भी दोनों संख्याओं का है। इसका जांच करना है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए देखिए, पहली संख्या कितनी थी 26 और दूसरी संख्या कितनी थी 91, और एलसीएम कितना था बेटा 182 और एचसीएफ कितना था 13। मल्टीप्लाई करके तुरंत हमको बताइए। कुछ लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करें, कुछ लोग राइट का मल्टीप्लिकेशन करें।
और जल्दी 2 मिनट के अंदर हमको बताइए। इतना समय लगेगा? सर इधर उधर बाहर है तो 2366। लेफ्ट कितना आ रहा है? 2366। 2366 आ रहा है। और राइट का 2366 आ रहा है। तो इस प्रकार जांच हुआ कि दो संख्याओं का जितना गुणनफल आ रहा है, अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल करें तो वो उतना ही आएगा। क्लियर हो गया बेटा ये पहला फर्स्ट पार्ट। इसमें से कोई एक और पूछ लीजिए, 3 क्वेश्चन है तो कोई एक पूछ लीजिए, हम आपको बता दें। कौन सा बतावें? थर्ड बता दें? तो चलिए थर्ड देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए देखा जाए, ये दिया हुआ है 336। देखिए थर्ड है, दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में बता रहा हूं। 336 और है 54। इनका हमको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो चलिए हम फैक्टर करेंगे, 336 का फैक्टर करेंगे। तो 336 का फैक्टर करेंगे, बताइए किससे डिवाइड करें इसको? 2 से डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आएगा? 168। 158 आ 68 168। अब इसको फिर किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करें, क्या होगा? 84 हो गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर डिवाइड होगा 2 से 21। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड कर देंगे 7 हो गया। अब फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब चलिए अब हम जो है 360 का फैक्टर कर रहे हैं, और 360 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 देखिए कितनी टाइम आया है? 4 टाइम आया ना। तो ये हो गया 2 और इंटू 3 इंटू 7, ये है 3 इंटू 7। अब इसके बाद हम 54 का फैक्टर करेंगे। 54 का फैक्टर करेंगे, देखिए 54 का फैक्टर कर रहे हैं, बताइए किससे डिवाइड करें इसको? 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 27 आएगा। अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए 1 आएगा। तो इसका फैक्टर हुआ बेटा, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर हो गया। अब हम जो है इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं, और अभी हमने बताया कि HCF क्या होता है। जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। देखिए आप जरा सामने, यह संख्या 2 जो है दोनों में है, तो इसको हम लिख लेंगे। और देखिए अगर 3 को देखें, ध्यान दीजिए, तो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3 बाहर निकल गया। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF हो जाएगा 6। इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे, HCF 6 हो गया। अब हम निकालेंगे LCM। देखो बेटा, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 2 जो दोनों में है उसको एक बार लेंगे, और जो नहीं है उसको तो हम लेंगे। देखो बेटा 2 एक बार है, 2 ले लिए। अब देखिए ये 2 कॉमन नहीं है तो इसको ले लेंगे, ये वाला 2 भी कॉमन नहीं है, ले लेंगे, ये वाला 2 भी कॉमन नहीं है, ले लेंगे। अब ये 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो हम एक 3 लेंगे। ये 7 कॉमन नहीं है, 7 ले लेंगे। ये 3 भी कॉमन नहीं है, इसको ले लेंगे। ये 3 भी कॉमन नहीं है, इसको ले लेंगे।
बात समझ में आ रही है सबको? अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये 16 हो गया। और जरा ये देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और इनटू हो गया 7। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 3024 हाँ? 3024 3024 यस सही है ये। सर तो चलिए ये निकल गया एलसीएम, ठीक है। बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत इंटेलिजेंट हमारे बच्चे होते हैं। चलिए देखिए एचसीएफ जो है 6 है और एलसीएम निकला 3024। अब इसका जांच करना है, तो इसका जांच करने के लिए पी यानी पहला नंबर, तो पहला नंबर है 336 और सेकंड नंबर है 54 इक्वल टू एलसीएम कितना है बेटा, ये है 324 और एचसीएफ कितना है 6। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से 18,144 इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 18,144। देखिए मैं आपको बड़े गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं चाहे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बड़े गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में और बच्चों के जवाब देने में 1 सेकंड से 2 सेकंड का अंतर होता है। जैसे ही हमने कहा तुरंत बच्चों का जवाब आ गया 18,144। और अगर राइट का भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 18,144 आ रहा है। इस प्रकार ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया, तो इस फार्मूले का सत्यापन हो गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही हम थोड़ा सा हिट कर दे रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद 4 5 6 7 को कल देखा जाएगा, नेक्स्ट डे देखा जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। काम यहां भी वही करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलें ध्यान पूर्वक देखें। फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट में है 12 और क्या है 15 और 21। हमको इसका एचसीएफ भी निकालना है और इसका एलसीएम भी निकालना है। तो देखिए फैक्टर करेंगे हम लोग, यहाँ 12 का फैक्टर करो बेटा, किससे डिवाइड करें बोलिए जल्दी, 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आया 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ 12 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। बात समझ में आ रही बाबू? अब इसके बाद हम लोग 15 का फैक्टर करेंगे, तो 15 का फैक्टर तो बहुत इजी है। इसको हम जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 15 का जो फैक्टर है वो है 3 इंटू 5, ठीक है। अब 21 का हम फैक्टर करेंगे, 21 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 7, काफी इजी है। ये हो गया आपका 3 इंटू 7। तो अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और एचसीएफ जानते हैं क्या है, जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो जरा आप देखिए कि इन तीनों में ये जो तीनों फैक्टर है, तीनों फैक्टर में कॉमन क्या है। तो देख लो बेटा 2 सब में नहीं है, लेकिन अब 5 भी सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है। तो ये जो नंबर है आप देखें 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक है। ये एचसीएफ निकल गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। देखिए तो जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। देखो बेटा
सामने देखिए, ये तो कॉमन नहीं है लेकिन इसको लेना पड़ेगा। ये तो ये भी कॉमन नहीं है, इसको लेना पड़ेगा। और ये 3 सब में कॉमन है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। और फिर ये 5 है और इसके बाद ये है 7। और देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 420। बताओ 420 कितना बढ़िया ये नंबर आया है, हैं? 420 जो नंबर होता है ये काफी खतरनाक माना जाता है, ठीक ना। कोई गड़बड़ काम करता है तो लोग कहते हैं कि ये 420 है। तो ये हम लोगों का आंसर भी आया है 420। फिलहाल उस 420 से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, इसको हम लोग कल देखेंगे। और हम आप सबको बता दें कि अगर सारी बातें, हमें उम्मीद है कि सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो YouTube चैनल पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो भी हैं, आप भारत के किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, आप हमसे अटैच हो सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप सभी लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रतिदिन यहाँ पर बनने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, आप सभी लोगों को महामना इंस्टीट्यूट की तरफ से धन्यवाद।